सर गफ्फार सिद्दीकी सुना बड़ा खतरनाक फाइटर था। मुझे आज भी याद है, हम जब उसके इलाके में गए थे, कुछ लड़के जो कि प्योरली गैंगस्टर्स थे, वो भागे, ड्राइवर के साथ भाग गए लगा इनके पीछे, तो उनको थोड़ा दूर करने के लिए। और यहाँ पे दो बच्चियां नजर आई, जिनके हाथ में सितारे थे। तो बच्चियां देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, उन्होंने इशारा किया कि दो गाड़ियां, दो गाड़ियां। लसानी के नाम पर यहाँ पे मासूम लोग ही मरे हैं हमेशा। एक आवाज निकलती थी कि भाई पठान महाजिर झगड़ा, उर्दू स्पीकिंग एरियाज में पठान नहीं जाते थे। ऐसी ही एक आवाज दोबारा से उठाई गई थी जब लियारी का मामला स्टार्ट हुआ। ये मिर्जा साहब ने उठाई थी। उर्दू स्पीकिंग हजरात के लिए भी कुछ बड़े नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर लियारी गैंगस्टर्स के आपने कुछ लोगों के उस जमाने के अंदर इंटरव्यू भी किए थे। तो हम लियारी में गए थे जिस वक्त पीक पे थी लियारी, रहमान भी जिंदा था। भी याद है, उसने बताया था कि हम तरियाक करते हैं, वो हड्डियों में ट्रेल भी करते थे, कीले भी ठोकते थे। और तो मैंने उसको पूछा कि भाई फीलिंग क्या होती है उस वक्त तुम्हारी? क्या हमें पता ही नहीं चलता। कच्ची राब्ता कमेटी, इसका कयाम क्यों हुआ था और इसके बैकएंड में भी सुना हिमगम थी। कुछ ऐसे केसेस थे कि कुछ बच्चियां जो स्कूल जाने की, वो किडनैप हो गई, दे रेप्ड, और फिर वो मारी गई, उनकी लाशें मिली, जो बॉडीज मिलती थी वो रेप थी। कच्ची राब्ता कमेटी को एमकेएम ने बहरहाल कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कच्चियों की खवातीन ने इस बात को डिसऑन कर दिया। सर ये इमरान कालू का क्या मामला था? रिसेंटली एक मुकाबला हुआ है और उसके अंदर एक बंदा पकड़ा गया और उसने बात की तस्दीक की है कि वो इमरान कालू का भाई है, शहजाद फैजू। ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसने इस बात की तस्दीक की है कि जो किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर, वो सारे काम इमरान कालू और उसका गैंग करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की पुलिस ने जब से अरमगान वाला वाकया हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसके अंदर वो एक डीलर गिरफ्तार हुआ था और एसएसयू पुलिस को थ्रेट आया था, और वो थ्रेट था उस कोकेन डीलर का, वसीउल्लाह लाखों के साथ पैक्ट हो गया था, फैजी नाम का कोकेन डीलर। तो वो सीन तो अभी भी जिंदा दोबारा होना शुरू हो गया। सेंटर में आ गए, 44 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुकी है। जनाब तकरीबन 50 से ज्यादा। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, माजी में कराची के अंदर बहुत से तसादम हुए हैं, लसानी कह लें, फसादात, इसके साथ सियासी फसादात भी थे। 2008 के अंदर हमने देखा महाजिर और बलोच लड़ाई हुई थी। आया ये महाजिर और बलोच लड़ाई थी या लियारी गैंगस्टर्स और एमकेएम के अस्करी विंग की लड़ाई थी? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़िशान शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये 2008 में हमने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी बीवी की शहादत के बाद, तो सर ये क्या मामला हुआ था उस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त बीवी साहिबा की, उनसे पहले कि हम थोड़ा सा लेके चलें, तो लियारी में एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि गैंग वॉर कंसिडर की जाती थी। गैंग वॉर नॉर्मल चीज़ थी, वहाँ पे गैंग वॉर होती थी। दो दो की जो बदमाशों के गैंग्स होते थे, आप हम उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई इंस्पिरेशनल चीज़ नहीं है। तो मैं कहूँगा गुंडों की लड़ाई थी, मंशात फरोशों की लड़ाई थी, भत्ताखोरों की लड़ाई थी। तीन चार, दो तीन गैंग्स होते थे। एक अरशद पप्पू का गैंग था, एक रहमान का गैंग था, जो मेनली लीड गैंग्स है। अरशद पप्पू उस जमाने में जेल में होता था, रहमान बाहर होता था। रहमान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी चीजें टेक ओवर कर ली थी। 2008 के बाद में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद में अब ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं है, बट आपने और भी मुख्तलिफ उसके अंदर देखा होगा, बट ऑफिशियली क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन कुछ तस्वीर में ये भी नज़र आया था कि जिस वक्त बीबी साहिबा पे पहला जो अटैक हुआ था, तो क्योंकि ये एक जो लियारी हमेशा से जो रहा है, ये पीपल्स पार्टी का एक ऐसा विंग रहा है जो कि अनओन्ड रिंग रहा है। इनको ओन नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा पसंदीदगी लियारी में पाई जाती थी, और इसी वजह से वहाँ पे जब ये पहला ब्लास्ट हुआ था, बीबी साहिबा पे जो पहला अटैक हुआ था, तो फिर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हुई। कुछ चीज़ें तस्वीर की सूरत में भी सामने आई कि जो उनकी गाड़ी है, जब बीबी साहिबा को उनके ट्रक से एक उनकी एसयूवी में, लैंड क्रूजर में शिफ्ट किया गया था, तो रहमान वाज द ड्राइवर और वो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी लेके भागा। तो एक इसमें क्रिमिनल होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन एक नजरियाती कारकुन होना भी एक अलग बात है। उसने वो अपने कारकुन होने की हैसियत से रोल प्ले किया, अपने लीडर को सिक्योर किया, चाहे जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो। अच्छा, रहमान डकैत मारा जाता है एक मुकाबले में, चौधरी असलम में
मरहूम के साथ मुकाबला होता है और उसके बाद में उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है स्टील मिल के पास जो नेशनल हाईवे के करीब करीब वहां पे उसके साथ उसको मारा जाता था। 3-4 लोग और भी थे। बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये कहानी चल रही थी। उसके बाद में कहानी शुरू होती है जो उस जमाने के एक वजीर दाखिला होते थे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा। उन्होंने आके अच्छा मैं सॉरी उससे पहले मैं बताऊं कि जब रहमान मर गया था तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा लियारी में एक कि अमन कमेटी पहले तो रोना धोना हुआ क्योंकि कुछ लोग जो मासूम लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है लियारी के जो बहुत मासूम लोग हैं वो उसको रॉबिन हुड कहते थे अच्छा रहमान को। तो कि भाई वो ये अमीरों से मसीहा था लूटता इनका। है मसीहा हमें घरों में जाहिर बात है वो एक वक्त क्या हुआ तो वो डेफिनेटली वो उसकी ढाल भी बनते थे इलाके वाले बहुत मासूम लोग हैं वो। इसके मरने के बाद में जो एक अमन कमेटी इन्होंने बनाई थी जिसके तहत उन्होंने कुछ अस्पताल वगैरह भी बनाए थे। अमन कमेटी की बागडोर आ गई उस वक्त के क्योंकि उसका बाप भी मरा था फैजू उसका बेटा अब उजैर बलूच। और मुझे आज भी याद है कि इसकी बड़ी कवरेज शवरेज भी उन लोगों ने कराई थी। उनको जाके उनकी पगड़ी भी पहनाई गई थी। जो मरहूम एसएसपी चौधरी असलम कहते थे कि लट्ठे खरीद के लाते हैं पगड़ियाँ बना के सरदार बन के बैठ जाते हैं और फिर उनका नाम हो गया जैसे रहमान डकैत का नाम ये तो उर्फियत है उसकी असल उसका नाम अब्दुल रहमान बलोच था। और जो उनके फेवर वाले लोग थे वो उनको सरदार अब्दुल रहमान खान बलोच कहते थे। और जो जबान ज़दे आम पे जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो रहमान डकैत कराता है। इस तरीके से उज़ैर का नाम भी वो सरदार उज़ैर बलोच उसका उज़ैर नाम जान पड़ बलोच। गया उज़ैर जान बलोच सरदार उज़ैर जान बलोच। जब अमन कमेटी आई उसके बाद में उस वक्त के वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने एक वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका उन्होंने कहा था ये मेरे बच्चे हैं लियारी वाले। और उस वक्त अगर आपको स्टैट्स बताऊं तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब जो असलहा लाइसेंसेस हैं वो इनको जारी किए गए थे क्योंकि ऑब्वियसली जिस पर अगर आप रहमान का पुराना इंटरोगेशन भी उठा के देखें तो इनके पास असले की कमी होती थी तो या तो वहां से असला मंगाते थे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान वगैरह से अफगानिस्तान वगैरह से ये लोग स्मगल करके लाते थे या जो इनके यहाँ के लोकल लड़के होते थे उनको ये भर्ती कराया करते थे मुख्तलिफ गार्ड्स की कंपनीज में। तो वो आड़ा टेढ़ा असला लेके वो कम से कम एटलीस्ट ये गली की निगरानी कर रहा है तो वो दिखाने के लिए एक दहशत रहे। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने क्या किया कि उन्होंने इनको जारी कर दिया। अब डेफिनेटली ये नजर आता है क्योंकि वो इतने ज्यादा वोकल थे और उनकी काफी सारी ऐसी होती कि वो जर्नलिस्ट को भी डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया करते थे और ऐसे लातादाद केसेस सामने हैं। हमारी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है उनको उन्होंने सामने बोल दिया उनको बोल दिया कि तुम फलानी पार्टी के हो तो उनके बड़े मसाइल थे। और जो ऑन एयर भी वो आते थे तो किसी की भी तजलील करना हालांकि वो एक पॉलिटिशियन थे लेकिन वो और एक मिनिस्टर थे एक प्रोविंशियल मिनिस्टर थे वजीर दाखिला थे बड़ी स्ट्रांग पोस्ट पे थे वो लेकिन वो किसी के भी ऐसी की तैसी करने में आसरा नहीं करते थे और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि गली वाली लैंग्वेज वो यूज करते थे ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इस किस्म में वो कभी भी इसके अंदर आसरा नहीं करते। और उन्होंने ही जबकि रहमान डकैत मारा गया था और इन्हीं की गवर्नमेंट में मारा गया था और उसके बाद में जो उसके जब ये उज़ैर बलोच जानशीन आए थे इन्होंने जानशीन जो बनकर आए थे और वही वाली बात की पगड़ियां पहन पहन के सरदार बन गए थे तो उनको खुद ऐलान करके बोला था ये मेरे बच्चे हैं। जो उनके दिल में क्या था अल्लाह बेहतर जाने लेकिन जो उनका नजरिया सामने आ रहा था दैट ही वाज क्रिएटिंग अ पैरेलल फोर्स। उस जमाने में कराची में एमक्यूएम बहुत ज्यादा पावर में थी। मुशर्रफ दौर नया नया गुजरा था। एमक्यूएम गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन गई थी इब्तदाई तौर पे और उसके बाद में ये बहुत ज्यादा पावर में आ गए थे ना ये लोग। जिस वक्त एमक्यूएम आई मीन बहुत ज्यादा मुशर्रफ साहब काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करके गए थे। मेयर कराची उस समय से नए नए गए थे या जाने वाले थे खैर। और दूसरा ये उस वक्त आपके गवर्नर साहब गवर्नर उस वक्त के शतुल लिबास साहब वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी तो इसलिए एमक्यूएम का कराची पे होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जब मिर्जा साहब आए तो उन्होंने उसके बाद में ये एक पैरेलल फोर्स है। अच्छा अब उनके जहन में क्या हो मुझे नहीं पता मैं कोई उनकी तस्लील करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ लेकिन उस जो उनको स्ट्रेंथन किया गया उसने कराची के लिए नया दर्द-ए-सर पैदा हो गया जिसके रिजल्ट्स आप अभी तक देख रहे हैं या जिसके रिजल्ट की सूरत में 2013 के बाद में शुरू होने वाले ऑपरेशन उसके रिजल्ट सामने आए जब
ये पकड़ा गया, उज़ैर बलोच पकड़ा गया, जो रेंजर्स का ऑपरेशन का आगाज हुआ था। तो ये उस वक्त जब ये काम शुरू हुआ था तो लियारी अमन कमेटी, ये जितने भी ये जो गुंडे वुंडे जिसमें भी एक दो भागे हुए जस्ट लाइक वसीउल्लाह लाखो वगैरह, फिर बाबा लाडला होता था, जेंगो होता था, जितने भी ये जो छोटे मोटे गफ्फार जिक्री होते, गफ्फार जिक्री कभी भी इसका पार्ट नहीं रहा। अच्छा। हाँ, गफ्फार जिक्री हमेशा ओपोनेंट रहा। तो उसके बाद में ये सारे के सारे स्ट्रेंथन हो गए, पावर आ गई, और इनका जो दायरा कार था, जो कि एक छोटे लेवल पे मंशियात फरोशी, छोटे लेवल पे भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, या एक जो एरिया बेस्ड, जिसे लियारी को जमाने में नोगो एरिया भी कहा जाता था, अफशानी गली से शुरू होता था, अली मोहम्मद मोहल्ला, बगदादी तक, जितने आप एरियाज में जाएं, चाहे जिक्री मोहल्ला, जो भी एरियाज हो, वो नोगो एरियाज होते थे। वहां पे पुलिस भी आती तो एपीसीज के बगैर नहीं जाती थी। तो वो चीज निकल के लियारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि लियारी से बाहर आना शुरू हो गई। अगर आप उस वक्त की वो देखें, मुझे याद है आज भी कि जितने भी, जैसे ही आप लियारी से बाहर आते हैं और एमए रोड की जाने आते हैं, तो वहां पे बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ताजिरों के ओल्ड सिटी एरिया जो है वो शहर का डाउनटाउन है। कपड़ों के ताजिर बैठे हुए, इलेक्ट्रॉनिक के ताजिर बैठे हैं, इनके लिए अजाब बन गई थी वो जगह। दस्ती बम हमले होना शुरू हो गए। वही वाली बात, पहले भत्ते की पर्ची आती, भत्ते की पर्ची के बाद में उस अक्सर गोलियां आना शुरू हो गई। इन्होंने ये ट्रेंड अपनाया था जो एक जमाने में एमक्यूएम इनिशियल डेज में किया करती थी। ये सब कुछ होने के बाद में जब इन्होंने भी सेम तरीक़ेकार अपनाया, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अमन कमेटी की जानिब से अगवा बराए तावान की वारदातें भी हुई, बढ़ना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। फाइनली ये चीज बढ़ते बढ़ते काफी आगे तक चली गई थी, और अनफॉर्चुनेटली मिर्जा साहब जो हैं वो ऑन एयर बैठ के इनको डिफेंड भी किया करते थे। उनकी जो भी राइवलरी थी एमक्यूएम के साथ, वो ऑन एयर आके बोला करते थे, और ये चीज सबके सामने ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद है। तो उसके बाद में ये चीज और ज्यादा फ्लेयर अप हो गई। अब इसी के बीच में मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बोली थी कि लसानी फसादात, तो देखें कराची में एक हमेशा से कहीं ना कोई रिफ्ट चलती रही है। मैं एक बात आपको देखें वाजे कर दूं, मैं ये लसानी फसादात के जो ड्रामा हमेशा से चलाया गया है, मैं इस बात को नहीं मानता। लसानियत के नाम पर यहाँ पे मासूम लोग ही मरे हमेशा। मैंने भी वो दिनों रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ। हमने वो टाइम देखा है जब एक आवाज निकलती थी कि भाई पठान महाजिर झगड़ा, उर्दू स्पीकिंग एरियाज में पठान नहीं जाते थे, वो एरियाज जो एमक्यूएम डोमिनेटेड एरियाज थे, वहां पे वो नहीं जाते थे। और जो पठानों के एरिया जैसे बनारस हो गया, या इस टाइप की जो कटी पहाड़ी हो गई, सोहराब गोट हो गया, ये सारा नोगो एरिया था जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे। तो वो तो चल रहा था, वो भी माजरत फ्लेयर अप होता था। आपके हमारे मोहल्ले में पठानों के 10 होटल्स खुले हुए हैं, तंदूर की शॉप्स खुली हुई हैं, हमारी गली का चौकीदार हमेशा ढूंढ के रखते हैं कि जी पठान होना चाहिए, भाई वो बड़ा एक्टिव रहता है, वो हमारा साथ देगा। लेकिन उन्होंने इसको खामखा में, ऐसी ही एक आवाज दोबारा से उठाई गई थी जब लियारी का मामला स्टार्ट हुआ। ये मिर्जा साहब ने उठाई थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कुछ उर्दू स्पीकिंग हजरात के लिए भी कुछ बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो भी एक कहते हैं ना कि महाजिर बलोच झगड़े की नई आवाज नंगे आए, एग्जैक्टली महाजिर बलोच झगड़े की उन्होंने वो करने की कोशिश की थी। और अब मैं फिर एक बात कहूंगा, देखिए जितने भी लोग होते हैं ना, ये इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आपके सामने जिस किस्म की बातें फ्लेयर अप करते हैं, तो वो बेचारे फ्लेयर अप हो जाते हैं, वो उससे जज्बाती हो जाते हैं, पर अल्टीमेटली वो लड़ने के लिए निकल जाते हैं, जबकि उन बेचारों को ना 1 रुपया खाने के, उनके घर में खाने के, उनके कोई इतना कोई स्टेबलाइज वो नहीं होते, ना उनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई होता है, ना कोई बेचारे पैसे कमा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे होते हैं। ओपोनेंट पार्टी या तो पुलिस के हाथों मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, या कुछ सामने वाला मार जाता है उनको। तो ये एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा, और इस कराची में भी इस चीज का आगाज किया गया था। तो सर इनका तरीका वारदात क्या था? सुना बहुत दर्दनाक मौत देते थे, वो छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे उस टाइम, छोटे से मोबाइल कैमरास, 2 मेगापिक्सल कैमरास, जी बिल्कुल। तो सर ये मामला क्या था, इन्होंने किस तरीके से दहशत बनाई हुई थी? देखिए मैंने आपको ये बताया, अब हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते। अगर आप एक इशू पे बात कर रहे हैं तो होने को तो जाहिर बात है, इन्होंने अरशद पप्पू को भी एक मकाम इबरत बनाया था कि क्योंकि अरशद ने क्या कहते हैं
उजैर के बाप के साथ के जो है उसके साथ भी इसी टाइप की हरकत की थी। तो प्रॉपर्ली उस जमाने में वीडियोस नहीं होती थी। इस बार तो इसकी वीडियो भी सामने आई थी, उसको टुकड़े कर दिया, उसके गर्दन के साथ उन्होंने फुटबॉल खेली और उसके बाद ये सारे गैंग वॉर थे, मैं बता दूं। और उसके सर बाद ये भी वो उसी सब वक्त का काम है। ये सब वो सारे वो टाइम के काम है, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरीके से याद है उसके अंदर पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। जब ये यहाँ से निकला था, ये डिफेंस में फेज 1 में एक अपार्टमेंट में किसी दोस्त के पास वहां पार्टी कर रहा था, अच्छा ये अरशद बब्बू। अरशद बाबू। तो वहां पर वो पुलिस वाले गए थे, पुलिस वाले ऑफिसर इनको उठा कर लाए थे कि भाई, हालांकि बेल पर बाहर आया था और उसको बाद में उसको ले जाके उन्होंने उजैर के हवाले किया। सरदार साहब के हवाले कर दिया था। खैर, आप ये जो मैं अर्ज कर रहा था पहले कि इस तरीके से एक हवा चलना शुरू हुई। अब ये कहानी जाते जाते पहुंच गई थी और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि गुलबर्ग में कुछ ताजिरों को अमन कमेटी की पर्ची आई थी, ओल्ड सिटी एरिया से निकल के। ओल्ड सिटी एरिया से निकल के गुलबर्ग दूसरी साइड पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वहां पर कुछ ताजिरों को पर्ची आई थी। तो इसके ऊपर उस जमाने में उस वक्त जो एमकेएम के बानी होते थे अल्ताफ हुसैन साहब, उनको भी बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया गया था। एमकेएम पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसके ऊपर, जो अब मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान है, वो भी इन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्टर्ब हो गए थे कि भाई ये हमारे इलाके में ये कहां से आ गए। बातें चल रही थी, कुछ उनको इतलात भी मिली थी कि भाई हम पे हमला कर देंगे, गैंग वॉर वाले हमला, लेकिन इसके बहरहाल कभी कोई शवाहिद नहीं मिले। जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई फारूक थी, सत्तार साहब की जानिब से। लेकिन ऐसे कोई चीज इतने बड़े लेवल पे कभी कुछ नजर नहीं आएगी, किसी ने कोई प्रॉपर एम्बुश कर दिया, इतने बड़े लेवल पे कोई चीज नजर नहीं आएगी। अगर छोटा मोटा हुआ हो तो वो नहीं कह सकते उसके ऊपर, लेकिन ये सारा का सारा मामला चला था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप दोबारा से पीछे की तरफ चले जाइए। जिस वक्त अरशद पप्पू का ये मामला स्टार्ट हुए थे, तो उस वक्त जब रहमान आगे की जानिब जाना स्टार्ट हुआ, और रहमान क्योंकि ये जहानाबाद की तरफ ऑपरेट करता था अरशद, तो उस वक्त एमकेएम की जानिब से अरशद पप्पू को सपोर्ट देने की कोशिश दी गई थी, सही। बट वो चीज इतनी ज्यादा वो नहीं है, और फिर अरशद गिरफ्तार हो गया। मैं आपसे बस बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ, जब रहमान जिंदा था उस जमाने में। हम जब यहाँ पे गए थे लियारी के इलाके में, तो मैं जिक्री मोहल्ले में भी गया था, और वहां पर मुझे पहली दफा पता लगा, फिर बाद में इस चीज को जब डिग इन किया तो पता लगा कि एमक्यूएम ने जब अरशद पप्पू के बाद में छोटे मोटे पे हाथ रखा हो तो एक अलग बात है, वो चीज काउंटेबल नहीं है, लेकिन मेनली जो उन्होंने हाथ रखा तो फिर गफ्फार सिकरी पे रखने की। और उस वक्त जो इनके कायदे तहरीक थे, ये अपना एमक्यूएम के जो चेयरमैन थे अल्ताफ हुसैन की, मैंने वहां पे वो भी लगी हुई देखी तस्वीरें जो स्टेंसिल से जो पेंट करते थे। लियारी कभी भी एमक्यूएम का मरकज नहीं बन सका। सुबह कमाल की जानिब से भी यहाँ पे कोशिशें की गई, पानी छानी ये वो सारे के सारे काम किए गए, लेकिन कभी भी लियारी के अंदर जो ज्यादातर पसंदीदगी रही है वो पीपल्स पार्टी की रही है। वहाँ के जो लोकल्स है वो पीपल्स पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। एमकेएम ने बहुत ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश की, मुशर्रफ दौर में करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और जब गैंग वॉर के मामला की बात आई तो जैसे कि मैंने बताया, पहले अरशद पप्पू को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर गफ्फार जिक्री के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी किसी सूरत कामयाब नहीं हुए। सर गफ्फार जिक्री सुना बड़ा खतरनाक फाइटर था। फाइटर तो सारी थे यार ये सारे, लेकिन इससे देखिए बोलते जो लोग अपना गैंग बनाता है ना वो फाइटर ही होता है। और ये सब एक कंपैरेटिवली थे। बहुत बेहतर आदमी था, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर आदमी था, और काफी मजाकिया टाइप का आदमी था, लेकिन गफ्फार भी कभी कामयाब नहीं हो सका। जिक्री मोहल्ले में उसको जो उसका अपना एरिया था वहां पर उसको उसकी सपोर्ट की। मुझे आज भी याद है, हम जब उसके इलाके में गए थे तो हम एपीसी में मौजूद थे, तो जब उसके घर की जानिब जो रास्ता जा रहा था तो पतली पतली गलियां थी, लेकिन गाड़ी निकल सकती थी। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उस वक्त के टीपीओ ने सख्ती से मना किया था कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। जो एसएचओ थे वो हमारे साथ बैठे हुए थे, जो कि अब डीएसपी हो गए, तो उन्होंने बोला कि यार अब बाहर हम आपको नहीं निकलने देंगे, आपको जो भी करना है अंदर से ही करें। तो वहीं से अंदर से बना बनू रहे थे। मुझे आज भी याद है कि कुछ लड़के जो कि प्योरली गैंगस्टर्स थे वो भागे, और मैं बोला साहब, जो संतरी गाड़ी चलाते ड्राइवर देखा साहब भाग रहे हैं, लगा इनके पीछे, तो उनको थोड़ा दूर करने के लिए। मुझे आज भी याद है वो लोग भागे, भागने के बाद में आगे लेफ्ट हैंड साइड पे गली मुड़ रही थी, वो मुड़ गए, और यहाँ पे 2 बच्चियां नजर आई जिनके हाथ में सिपारे थे, उनके नजर में सिपारे वगैरह पढ़ने जा रही थी मदरसे में। तो बच्चियां देख रही थी, पड़ोस में देख रही थी, उन्होंने इशारा किया कि 2 गाड़ियां।
हम 2 बख्तर बनों में थे। उससे इस चीज़ ने और एस्टैब्लिश कर दिया कि वाक़ई में लोकल्स की बहुत सपोर्ट है वहाँ पे। और ज़फ़ार ज़िक्री के भी इतने लंबे सर्वाइव, ख़ैर वो तो बाहर फिर भाग गया था, लेकिन इतना लंबा सर्वाइव करने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एरिया सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नहीं तो अपने और ये किसी गैंग वॉर वालों के हाथों मारा जाता। तो खैर पुलिस मुकाबले में वो मारा गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद में उनको एरिया सपोर्ट की वजह से वो सर्वाइव कर सका था। सर, कच्छी राब्ता कमेटी, इसका कयाम क्यों हुआ था? और इसके बैकएंड में भी सुना एमकेएम थी। आपकी आधी बात सही है। देखिए, कच्ची राब्ता कमेटी को एमकेएम ने बहरहाल कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कच्चियों की खवातीन ने इस बात को डिसऑन कर दिया। उन्होंने कभी नहीं किया। और ये मैं आपसे बात कोई बड़ी या तज्जियाती बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चेक करके बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस जमाने हम जाते थे, चेक करते थे, बातें बहुत सारी हुई थी इसमें, नफी नहीं। और कच्चियों ने बहरहाल फाइट भी किया था। कच्चियों को जो मेनली बड़ी सपोर्ट थी वो जो इनके जरा बेहतर लोग थे, जिनके फाइनेंशियली स्ट्रांग थे वो, और इसके अलावा, और ये आपस में लड़ते रहते थे, और इसके अलावा बिल्डर्स ने इनको सपोर्ट दी थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए थे सर, लियारी उनके गैंग वॉर घरों पे से। हमला करना गैंगस्टर्स का जी तो जी ये जी। काम हो गया था। तो उसके बाद में इन्होंने एक वो बनाई थी, और फिर कच्ची राब्ता कमेटी का भी क्लैश होता था इनके साथ। इनका गैंगस्टर ओ से। यस, गैंग वॉर वालों के साथ वो लोग क्लैश करते थे। असला वगैरह उनको भी दिला दिया गया था, और फिर उन्होंने प्रॉपर्ली, क्योंकि पुलिस तो बहरहाल लियारी गैंग वॉर को कंट्रोल नहीं किया। तो जब रेंजर्स ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब कहीं जाकर के फिर पुलिस भी स्ट्रेंथन सब रहा, लेकिन मेनली स्टेट पॉलिसी के बाद में कंट्रोल हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। गैंग वॉर, उजैर बलोच, ये जितनी ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट ऑन थी। जब स्टेट ने एक्शन इनके अगेंस्ट लिया तो आपके सामने सब न्यूट्रलाइज हो गए। अब थोड़ा थोड़ा दोबारा भत्ते की पर्चियां देने की इतलात आना शुरू हुई हैं, देना शुरू कर दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कुछ सेंट्रल अच्छा ही में आ गए, होगा। 44 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुकी जनाब है। यानी तकरीबन 50 से ज्यादा। और इस वक्त जब जब ये बच्चे, अच्छा, और कच्ची राब्ता कमेटी के बनने का एक बहुत बड़ा रीजन था, कुछ उस जमाने में एक वाक़ जो कि रिपोर्टेड नहीं है, मैं ये वाजे कर दूं, क्योंकि कोई बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती कोई रिपोर्ट करे। कुछ ऐसे केसेस थे कि कुछ बच्चियां जो स्कूल जाने के लिए निकली, वो किडनैप हो गई, दे रेप्ड, और फिर वो मारी गई, उनकी लाशें मिली, और जो बॉडीज मिलती थी वो रेप थी। ये बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया था, ये लियारी गैंगस्टर से। गिलियारी गैंग वॉर के लोग थे। फिर उसके बाद में हो सकता है इस बात से काफी लोग डिसएग्री करें, लेकिन ये मैं बताता हूँ मुझे ये बात क्यों पता है, उन्हीं का लोग कंफर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो ही ये चीज आगे बढ़ी तो उसके बाद में फिर कच्चियों ने एक अपना एक स्टैंड लिया, और उन्होंने, और उसके अंदर जो ये सारे लोग करते थे काम, उसके अंदर बहुत सारे जो उनके इन्फॉर्मेंट्स थे वो कच्ची होते थे। तो उन्होंने जो लड़ाई के दौरान कच्ची ज्यादा मारे, अच्छा। ये भी मैं बता दूं। जी जी, उन्होंने कच्चियों को ज्यादा टारगेट किया था। और जो ही लियारी में सुकून आया तो कच्ची राब्ता कमेटी डिसॉल्व हो गई, खत्म कर दी। खत्म हो गई। कहाँ है अब? ये सिर्फ लेकिन इसलिए बनाई गई। मुझे ये अच्छी तरीके से याद है उस वक्त इनका, मैं बहरहाल उसको सपोर्ट नहीं करता, जिसने बंदा मारा है वो गलत ही मारा है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने प्रॉपरली इन लोगों के जो क्लैशेस होते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग क्लैशेस होते थे, मुंह देते थे, ये भी स्ट्रांगली मुंह देते थे ये लोग जब गैंग वॉर वाले आते थे। फिर एरियाज बन गए थे, नो गो एरियाज बन गए, क्योंकि लियारी में बहरहाल कच्चियों की भी एक बहुत बड़ी आबादी Strength है। रहती है। सर, ये इमरान कालू का क्या मामला था? देखिए, इमरान कालू का मसला ये था कि जिस तरीके से और लियारी के गैंगस्टर्स उसने लिया इमरान कालू को, जो कि मारा भी गया। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि लियारी में जिसकी वजह से कच्ची अमन कमेटी, कच्ची राब्ता कमेटी जो हमें बनाई गई थी। बनाई गई थी, ये बेसिकली होता ये था कि जो जिस मैंने बताया कि ये सारे काम होते थे, एक गैंगस्टर था इमरान कालू। इमरान कालू लाइमलाइट में अभी क्यों आ रहा है? एक रिसेंटली एक मुकाबला हुआ है और उसके अंदर एक बंदा पकड़ा गया है, और उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो इमरान कालू का भाई है, शहजाद उर्फ फैजू। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसने इस बात की तस्दीक की है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, वो सारे काम इमरान कालू और उसका गैंग करते थे, रेप साथ ही करना। करते थे, किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर।
मेजॉरिटी ऑफ देम आर न्यूट्रलाइज, सारी हमारे को इक्का दुक्का निकल गया तो एक अलग बात है, लेकिन ये मेन जो गैंग हेड था। तो अभी जो पुलिस ने अब इनको अरेस्ट किया है, तो फिर ये शहजाद की जो इनको जो इसकी जो इंटेरोगेशन तफ्तीश है, जो इसकी इंटेरोगेशन को मजीद आगे बढ़ने की, ये तो एक पुलिस मुकाबले में पकड़ा गया है गैंग वॉर का कारिंदा होने की हैसियत से, लेकिन अब इसके जो इंटेरोगेशन उसको मजीद आगे बढ़ाने को दिया, जो कि सब ऑन गोइंग है। लेकिन ये चीज़ की तस्दीक इधर से होती है कि वाकई में वहाँ पे ये ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत अफसोसनाक है। और इसके अंदर यही गैंग वॉर के लोग ही मुलविस थे। मेरी लोकल से बात हुई वहाँ पे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन गरीब लोग होते थे कि देखिए पढ़ाने का हक सबको है, सब चाहते हैं कि उसकी बहन बेटियां बच्चियां पढ़ें, तो ये बच्चियों को अगवा कर लिया करते थे। जो अभी जो कहानी सामने आई उसने इस बात की तस्दीक की है कि भाई ये रेप करते थे या मार दिया। पहले तो ये बातें किताबी होती थी, उनके बात सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन अब जो भैया उस बंदे ने मुलजिम ने खुद किया कि उसका भाई और खुद उस गैंग का हिस्सा था। सर लियारी गैंगस्टर्स के आपने कुछ लोगों के उस जमाने के अंदर इंटरव्यू भी किए थे जो ये लोगों को मारते थे, तरियाकी थी क्या? देखिए उस जमाने में मुझे आज भी याद है, और वो मेरा ऐसा पहला वैसे तो मारे जाते थे लेकिन हमें एक चांस मिल गया था उसको इंटरव्यू करने का। मेरे लिए बड़ी, वो बहुत छोटी उम्र का लड़का था, वो 16 साल का होगा, वो 17 साल का होगा। और बल्कि मैं आपको थोड़ा सा पहले से बताऊं, जब हम लियारी में गए थे, जिस वक्त पीक पे थी लियारी, रहमान भी जिंदा था। मैंने आपसे पिछले आपके पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था कि एक एसएसपी उस जमाने में आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई रहमान को बोले बिल्डिंग खाली कर दे। एक डीएसपी उनसे राब्ते में था, तो बिल्डिंग खाली की गई। बोला यार बता दो कि बड़ा एंथुसियास्टिक टाइप का आदमी है, अंदर घुसेंगे, हम रुकेंगे, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे, रात में लोग वापस आ जाना। ये अंदर चले गए थे, उसने अपने गैंग और के लड़कों को हटा लिया था। फिर उसके बाद में जब खाली करने का टाइम आया तो उस एसपी ने बोल दिया सॉरी हम आ गए, अब हम नहीं जाएंगे। और मैं खुद उस बिल्डिंग में गया था, तो जब उसकी वो बहुत ऊंची थी वो बिल्डिंग, और हमें वाज़ेह तौर पे जब हम रिपोर्टिंग पे गए थे कि भाई कि मैं एक बड़ी डिटेल स्टोरी वगैरह था, हम अपना प्रोग्राम भी करे थे उस जमाने में, कि आप उसके करीब करीब नहीं जाएंगे खिड़कियों की, वहां से ग्रेनेड फेंक के भाग जाएगा। अच्छा। तो उधर ये वाली बात आई थी सामने कि वो ऊंची बिल्डिंग थी, तो हम छत पे गए थे। तो वहां पे मुझे क्योंकि थोड़ी नीचे की जानिब छत थी, तो मैंने वहां पे पहली दफा विटनेस किया कि वो जो रॉड होती है उससे वो कुछ गरम वरम करके वो सूंघते हैं और फिर वो पागल हो जाते हैं, दम में फैले। तो वहां पे हमने मालूमात की भाई ये क्या है, तो बोले ये एक नशा होता है तरियाक। तरियाक के नशे को इस्तेमाल करते हैं, उससे इनकी सर्विलेंस, नींद उड़ जाती है। ये जो 24-24 घंटे जाग के नौकरियां कर रहे होते हैं, ये यही नशा कर रहे होते हैं, गने हाथ में पकड़ी हुई होती हैं और ये काम कर रहे होते हैं। कुछ सालों के बाद में एक लियारी गैंग वॉर का एक कारिंदा पकड़ा गया, और मुझे आज भी याद है उसको एसआईयू जमशेद ने, एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जमशेद ने उसे अरेस्ट किया था। फिर जब हम उसके पास गए, मैं गया था उसका, मैंने उसको फिर इंटरव्यू किया, तो उसने फिर मुझे बहुत सारी बातें बताई, और वही बात कि हम, उसका ये कहना था, मुझे आज भी याद है, उसने बताया था कि हम तरियाक करते हैं, तरियाक करने के बाद में जो भी हमें टारगेट मिलता है या जो भी, क्योंकि लोग अगवा करते थे, किसी को तकलीफ देनी है तो क्या ना वो हड्डियों में ड्रिल भी करते थे, किले भी ठोकते थे। और तो मैंने उसको पूछा कि भाई फीलिंग क्या होती है उस वक्त तुम्हारी, कहना हमें पता ही नहीं चलता था कुछ भी, हम तरियाक का नशा हमें बहुत हिम्मत दे देता था, हम न्यूट्रल हो जाते थे बिल्कुल ही, जो करवाने करवा लो। और यही चीज़ अगर आप पुरानी फाइल या कोई आर्काइव फाइलें उठा के देखें, जिस वक्त अरशद पप्पू को भी मारा था, तो वो भी इसी टाइप के लोग थे जो फुल नशे में। लियारी में अनफॉर्चुनेटली आइस वगैरह फिर भी बाद में आई है, लेकिन जो लियारी में जो इनिशियल डेज से लेके ऑनवर्ड्स, क्योंकि अरशद पप्पू भी यही नशा करता था, ये सारे तरियाकी थे, तरियाक का नशा करते थे और उसके बाद में लड़ने मरने मारने को तैयार हो जाते थे। सर ड्रिल करके बंदा मारते थे, काट कूट देते थे। ड्रिल कर दी, जख्मी कर दिया, जख्मी करने के बाद में पैसे मंगा लिए, अपना ओपोनेंट है, वो तो यही असर होता था ना वहां पे। तो क्योंकि देखिए ये सर से फुटबॉल खेलने का माहौल वहीं से ही आया था। जो पहले उजैर के बाप के साथ हुआ, बाद में जो अरशद के साथ हुआ, तो ये वहीं से ही ट्रेंड आया हुआ था, ये वहीं से ट्रेंड सर्कुलेट करा था कि भाई इस तरीके से मार दो, मारने से पहले अजियत दो, तो हमारे ओपोनेंट गैंग को ये मैसेज पहुंचेगा कि हम कितने ब्रूटल हैं। यही काम उस वक्त भी हुआ, यही काम अरशद ने ओपोनेंट गैंग के साथ किया, और यही काम अरशद के साथ हुआ जो उजैर वालों ने किया।
ये हमेशा से इन लोग की एक आदत रही है। और देखें अस्करी विंग के होने का फायदा ये थोड़ी गोली मार के मार दिया, आप इतनी ज्यादा तकलीफ क्रिएट कर दो, इतना देखें अगर किसी को डायरेक्ट मार दिया जाए तो डर और खौफ क्रिएट होता है, किसी को ब्रूटैलिटी के साथ मारा जाए तो फिर बहुत लंबा डर और बहुत लंबा एरिया इसकी जद में आ जाता है, लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही होता है, ये डर का खेल है। तो अगले को नीचा दिखाने के लिए ब्रूटैलिटी अपनी शो करते हैं, तब कहीं जाके अगला कंट्रोल में आता है। सर ये पूरे कराची के अंदर भत्ता लेना शुरू कर दिया था इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने कराची का पूरा भत्ता लिया था, एमक्यूएम ने उसके ऊपर खासा एहतजाज किया, चीजें ऑन एंड ऑफ रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी। कुछ एरिया में उस जमाने में अगर आपको याद हो, जब आईडीपीज आए थे यहाँ पे, तो जब वजीरिस्तान ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे जो कि यहाँ पे वहां से आए थे। वो बेचारे बहुत मासूम लोग थे, जाहिर बात है वो केपीके के लोग थे, लेकिन उसके अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट भी आ गया था। तो इनिशियल डेज में उन्होंने एएनपी का झंडा, एएनपी का टैग लिया अपने ऊपर, उनका अम्ब्रेला लेने की कोशिश की और फिर उन्होंने भी भत्ते मांगना शुरू किए। इसी तरीके से बाद में वही लोग ने तालिबान के नाम पे भत्ते, तो वो तो क्रिमिनल्स थे सारे के सारे, ये चीजें सारी सर्कुलेट होनी थी। इसी तरह से अमन कमेटी की पर्चियां भी आना शुरू हो गई थी। और लेकिन ये बात में कोई शक नहीं है कि अमन कमेटी की जब पर्चियों के इनके वाकयात सामने आ गए थे, इनका मारामारी सामने आ गई थी, तो उससे लोग खास परेशान हो जाया। कबाड़ मार्केट पे भी इन्होंने हमला किया था। बिल्कुल कबाड़ मार्केट पे हमला किया था, शेरशाह कबाड़ी मार्केट पे हमला किया था। और वो मुझे याद है काफी सारे लोग उसके अंदर जो है शहीद हुए थे, डेथ हुई थी। और ये इसके अंदर ओपन उन्होंने फायरिंग करके चले गए थे। देखिए शेरशाह उस टाइम बाबा के ऊपर बाबा लाडला के ऊपर नाम था। शेरशाह कबाड़ी मार्केट, ये गिरदोनवा की जितने भी लियारी से जो कनेक्टेड एरियाज है ना, ये बर्बाद हो गए थे। चाहे आप जामा क्लॉथ मार्केट से स्टार्ट करते हैं, आगे जाकर के आलम कपड़ा मार्केट है, ये भी मुकम्मल जो ये जितने भी एरियाज है, बोल्टन मार्केट, ये सारे एरियाज, ये अविया जो खारादर के एरियाज है, जो बैक साइड पे जो दुकानें वगैरह बनी है, वहां पे दस्ती बम मारे गए, एक नहीं मुतादिद बार। कभी किसी के नाम की पर्ची है, कभी एक हफ्ते पहले पर्ची आई थी तो वो उसके ऊपर बम मार गए। ऐसी जिसका दिल चाहे वो अपनी पर्चियां भेजे। गैंग वॉर के साथ उस जमाने में यही होता, और अभी भी हो रहा है। जो अभी भी जो आई है, ये मेनली जो भत्ते की पर्चियां हैं, क्योंकि बारल फितरे की पर्चियां तो आनी बंद हो गई, भत्ते की पर्चियां दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। और जो ऑपरेटर है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले एक और वो आई थी कि SSU ने, जब SIU ने, सॉरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की पुलिस ने, जब से ये अरमगान वाला वाकया हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसके अंदर वो साहिर हसन को भी अरेस्ट किया गया है, जिसके घर से मंशियात भी मिली थी। ड्रग्स के अगेंस्ट काफी स्टेट ने काफी हायर लेवल पे जो है एक्शंस लेना शुरू कर दिए हैं, जिसमें ये डिफेंस में भी काफी सारे छापे पड़े थे, लोग गिरफ्तार भी हुए थे, बड़े बड़े मंशियात पर गिरफ्तार हुए थे। तो इस सब के बाद में एक बहुत बड़ा एक डीलर गिरफ्तार हुआ था, और उसने फिर SSU पुलिस को थ्रेट आया था, और वो थ्रेट था उस कोकेन डीलर का, वसीउल्लाह लाखों के साथ पैक्ट हो गया था। फैजी नाम का कोकेन डीलर अरेस्ट हुआ था, बेल आउट हुआ उसका। ये जो मुझे ये, और इनको ऑफिशियली खबर भी चली है, हमारी खबर भी मार्केट में आई है, चली है MTV पे, कि उसको दोनों ने पैक्ट किया और उनको थ्रेट किया, क्योंकि इस वक्त वही वाली बात है, लियारी गैंग और वाले मंशियात के भरल काम में एक्टिव हैं। तो वसीउल्लाह लाखों को के साथ उन्होंने गैंग अप करके और उनको डायरेक्ट पुलिस वालों को, SSP को थ्रेट किया था, क्योंकि इस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है मंशियात के अगेंस्ट। तो वो सीन तो अभी भी जिंदा दोबारा होना शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं कि शायद इनके खिलाफ जिस तरीके से माजी में कार्रवाई हुई थी, दोबारा से कार्रवाई हो, तो उम्मीद करते हैं कि अभी इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर जितनी उस दौर में थी। सर अभी भी हिम्मत आप कह रहे नहीं है, काला बोर्ड पे भी हो गया, जिसको चाह रहे हैं उठा रहे हैं, जिसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए बाहर है। मैंने वही कहा ना कि SSP आपका उस जमाने में उस जमाने में यहाँ पर होते थे, और होप फॉर द गुड। उम्मीद करते हैं जो एक्चुअल स्टेट जब इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर एक्शन लेगी या सीरियस लेगी, तो इनको ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक्शन लिया नहीं जा रहा। अभी ताजरों की उसकी तरफ चेंबर की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि भाई अब अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। उस पर हमने पुलिस से ऑफिशियल वो मांगने की कोशिश की थी, अपना मौक़िफ़, उन्होंने किसी ने नहीं दिया था। 50,000 किसी CPLC के आदाद शुमार में भी ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जी भत्ता रिपोर्ट हुआ है, अब दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। और जिला सेंट्रल और बहुत ज़रूरी है कि इनके खिलाफ एक्शन हो।
वरना इस कराची ने बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी देखी है। तो एक्शन नहीं होगा तो बहरहाल नहीं, पहले नहीं एक्शन हुआ था तो रिजल्ट देख ली सबके सामने, तो अभी भी एक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान शाह साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे जिशान शाह साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से लियारी गैंगस्टर्स कराची की आम आवाम को भत्ते की पर्चियां देते थे और जो भत्ता नहीं देता था उनके ऊपर किस तरीके से हमलावर होते थे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।